सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन द PYQ सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स एट विक्रांत एजुकेशन। जहां पर हमने अभी तक 2024 का एक सेट पूरा कंप्लीट कर लिया है बहुत ही डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 के दूसरे सेट को, जिसका सेट कोड है 324EY। अगर आपने पुराने सेट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत सारे खंड होते हैं। तो कुछ में सारे खंड अनिवार्य होते हैं और कुछ में सारे खंड अनिवार्य नहीं होते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पीय, जिसमें सारे खंड अनिवार्य होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि a एक वर्ग अभिव है और a स्क्वायर इक्वल टू a है तो a प्लस आई के पावर q माइनस 7a होगा। मैंने सेम क्वेश्चन को अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था और देखा था 76% लोगों का गलत आंसर आया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू a। पहला कंडीशन जो दिया है वो क्या, a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है a प्लस आई के पावर q माइनस 7a का मान बताइए। तो चलिए पहले को a प्लस बी के होल क्यूब पर खोलेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उस फॉर्मूले पर अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7 है। ए क्यूब की जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई क्यूब की जगह पे हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई मतलब एक और एक का क्यूब होता है एक, प्लस 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे हम ए लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, और आई से मल्टीप्लाई करके उतना ही हो जाएगा। फिर 3a आई स्क्वायर की जगह पे आई स्क्वायर की जगह पे 1 ही रहेगा, आई ही रहेगा, और ये हो जाएगा 7 है। अब हम देखिएगा ए स्क्वायर की जगह पे ए लिख सकते हैं प्लस आई प्लस 3a प्लस 3a हो जाएगा 6a माइनस 7 है। और ये ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 6a माइनस 7 है। अब ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं फिर से दोबारा a प्लस आई प्लस 6a माइनस 7 है। 6a और प्लस a हो जाएगा 7a प्लस आई माइनस 7 है। 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा आई। हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर केवल साइन होता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, केवल कॉस होता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। इसके आधार पे जो क्वेश्चन में पूछा था, वहां पे क्वेश्चन में पूछा था कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, अब हम कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स थीटा की जगह पे एक्स है तो कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 dx। 1/2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा कॉस 2x प्लस 1 का। अब ये दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन, जिसमें cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और x की जगह पे 2x है तो x की जगह पे 2x है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है तो इंटीग्रेशन करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं उसमें, प्लस एक का इंटीग्रेशन सिर्फ x हो जाएगा क्योंकि dx के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस c। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस x डिवाइड बाई 2 प्लस c। ये देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा, तो ये आंसर होगा इसका, और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है आई डॉट आई प्लस जे प्लस के डॉट के, इसका मान बताइए। जब भी कभी किसी वेक्टर का आई डॉट आई उसी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, जे डॉट जे की वैल्यू होती है 1, और के डॉट के की वैल्यू होती है 1। ओके, इसके अनुसार अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो ये हो जाएगा आई डॉट आई प्लस जे प्लस के डॉट के इक्वल टू, अब आई डॉट आई की वैल्यू लिखूंगा 1, जे डॉट जे की वैल्यू लिखूंगा 1, और के डॉट के की वैल्यू लिखूंगा 1। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था तो ये निकल के आएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1।
तो इसका आंसर आएगा -1। ये दिया हुआ है आपके थर्ड ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो इसमें एक अवकल समीकरण दिया है और कह रहा है इसकी घात बताइए। तो अवकल समीकरण को अगर हम लिख लें 9 d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस dy/dx के पावर 5 प्लस 7y इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और यहाँ पे 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और ये कितने बार? 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। और अधिक बार जहां भी डिफ्रेंशिएट होता है वहीं पे घात पता करते हैं। पिछले वीडियो में ऐसा ही बताया था। तो ये यहाँ पे देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो 2 बार जहां डिफ्रेंशिएट हुआ है वहां पे पावर कितना है? 3। तो इस क्वेश्चन का घात कितना हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 3। और कोटि पूछा होता तो, अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, कोटि पूछा होता तो इसका आंसर आता 2। ओके, तो 3 लिखा है सेकेंड ऑप्शन में, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। इसमें आपसे फलन पूछा है, ए की वैल्यू दिया है, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया है ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए की वैल्यू दिया है और बी की वैल्यू दिया है, यानी बी एक समुच्चय और उसकी वैल्यू दिया है 2, 3, 4। और पूछा है ए से बी तक का फलन होगा। तो मान लीजिए ये ए है जिसमें ए बी एंड सी एलिमेंट है, ये बी है जिसमें 2, 3 एंड 4 एलिमेंट है और इसमें फलन बताना है। ठीक है, तो फलन बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि जब भी यहाँ पे मान लीजिए ए है ना, इस ए का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर ए का एक प्रतिबिंब मतलब कि ए के साथ सिर्फ एक ही कोई तत्व, जैसे मान लीजिए 2 जुड़ा हो, अगर ऐसा है, अगर 2 जुड़ा है तो ए से 3 नहीं जुड़ सकता, मतलब इसी ए से 3 नहीं जुड़ सकता, सिर्फ सिर्फ एक ही जुड़ेगा एक टाइम पे। या तो 2 जुड़ेगा, या तो 3 जुड़ेगा, या तो 4 जुड़ेगा। तो हर तत्व, ए का कोई भी तत्व उठाइए आप, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ए का कोई भी तत्व उठाइए, उसका एक ही प्रतिबिंब बी में दिखना चाहिए। ए का कोई भी तत्व, उसका एक ही प्रतिबिंब बी में दिखना चाहिए। तो अब ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन में देखिएगा a, 2, तो इसके अकॉर्डिंग ए का इमेज किसके साथ बनाया है? 2 के साथ। और फिर a, 3, इसके अकॉर्डिंग फिर ए का इमेज किससे बना दिया? 3 से। मतलब ए का बोल रहा है 2 से भी इमेज है और ए का बोल रहा है 3 के साथ भी इमेज है, तो ये गलत है। अब देखिए फिर से दूसरे में कह रहा है ए का 2 के साथ इमेज है और ए का 3 के साथ भी इमेज है, फिर ये भी गलत है। चौथे में देख लेते हैं, ए का 2 के साथ इमेज है, बी का 4 के साथ इमेज है और बी का 3 के साथ इमेज है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा अपना आप सही हो जाएगा। अब तीसरा को देखिए, ए का 3 के साथ इमेज है, फिर बी का 2 के साथ इमेज है और सी का 3 के साथ इमेज है। सबका एक एक इमेज है, ए का 3 के साथ इमेज है, बी का 2 के साथ इमेज है और सी का 4 के साथ इमेज है, एक एक इमेज है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बताइए। आपको इसका मान बताना है। अब चलिए करते हैं, tan इनवर्स √3 होता है tan π/3 का मान, तो पाई √3 की जगह पे हमने लिख दिया tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक π/3 का मान होता है 2 और सेक π/3 का मान होता है 2। क्यों? क्योंकि cos π/3 का मान होता है 1/2 और सेक इसका उल्टा होता है, तो सेक π/3 का मान हो जाएगा 2। माइनस वैसे ही रहने दिया। अब ये tan इनवर्स ऐसे रहने देते हैं, tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3। अब यहां से माइनस गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा और थीटा की जगह पे π/3 है। tan इनवर्स और tan ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल होता नहीं है लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह सेक और सेक को कैंसिल कर देगा, तो tan भी गायब हो जाएगा और सेक भी गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस, और सेक भी गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस π/3। आपको काटने की जरूरत नहीं है, मैं बस बताया हूं, कटता नहीं है वास्तव में, लेकिन इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए π/3 माइनस पाई प्लस π/3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है -π/3। अब चलते हैं दूसरे का ख। इसमें कह रहा है यदि सदिश और 2 सदिश दिए हुए हैं। पहले को मान लीजिए सदिश A जो दिया है 2i प्लस j कैप प्लस k कैप, और दूसरा सदिश दिया है B जिसका मान दिया है i कैप -4j कैप प्लस लैम्डा k कैप, और क्या ये दोनों लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए।
यानी ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के। अगर लंबवत होगा तो इनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, या उसको पाई बाई 2 बोलते हैं। अगर ये थीटा पाई बाई 2 होगा तो एक चीज और आपको पता है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी 0 के बराबर होता है जब परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे होता है ये। तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है तो थीटा की वैल्यू 90 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो एक काम करते हैं, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी और उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो ए वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर है i माइनस 4j प्लस लेमडा के इक्वल टू जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ i का i में गुणा करते हैं, j वाले का j में और k वाले का k में। तो i का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणे वहां पे 1 है, 1 प्लस 1 गुणे -4 प्लस 1 गुणे लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हुआ, लैम्डा इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। दूसरे का गौ में आपको प्रोबेबिलिटी दिया है पी ए इक्वल टू 0.6, फिर पी बी इक्वल टू 0.3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.18, और ये पूछ रहा है P ऑफ B बाई ए। ओके, तो इसमें दिया है यदि पी ए इक्वल टू 0.6, पी बी इक्वल टू 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.18, तो पी बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मतलब ये जो पी बी बाई ए पूछ रहा है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इस शर्त के अनुसार जब ए हो रहा हो तब बी की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, कितना दिया है 0.18, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 0.6, तो इसका आंसर आएगा 0.3। अब दूसरे का घ देखिएगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिया है 2 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। इसका हल निकालना है। तो जब भी डिफरेंशिएशन का हल निकालना है इसका मतलब इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले डी वाई वाले एक साथ कर देते हैं और डी एक्स वाले एक साथ कर देते हैं। अब दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, इसको y प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है log x। बस उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई प्लस 2 हो जाएगा log y प्लस 2, दूसरे का हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस, इसको आप चाहें तो c लिखें चाहें तो log c लिखें। अब देखिए ये हो जाएगा y प्लस 2 लॉग ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू, अब ये लॉग है और दोनों प्लस में है तो गुणा भी हो सकता है, सी एक्स माइनस 2, लॉग से लॉग हट जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2, इसको मॉड के साथ खोलते हैं, इक्वल टू सी एक्स माइनस 2। इसको आप ऐसे लिखें या इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, y प्लस 2 इक्वल टू सी एक्स माइनस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स माइनस 2 माइनस 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक चीज यूज किया है, क्या, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n वाला मेथड यूज किया है। दूसरे के अंग में इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7045, ये पहला इक्वेशन है। और इक्वेशन नंबर 2 दिया है x माइनस वाई इक्वल टू -300 माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अगर ये मैट्रिक्स नहीं होता तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता, मैट्रिक्स है तो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का LHS में जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू RHS में जुड़ जाएगा 7045 प्लस -300 माइनस 3। अब ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू
और ये जुड़ेगा तो पहला पहले से जुड़ेगा तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, जुड़ेगा बट माइनस का चिन्ह है। 0 प्लस 0, 4 प्लस 0 एंड 5 माइनस 3। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 4042। तो x का ये मान निकल गया। आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं और x को और छोटा कर सकते हैं। x इक्वल टू 1/2, सॉरी 1/2 से 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, सब में डिवाइड हो जाएगा 2021। तो x का ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। अब चलते हैं y निकालते हैं। तो y निकालने के लिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हमने जब जोड़ा था समीकरण को तो ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये कट गया, y कट गया था, इसलिए x का मान निकल गया। अब हम घटाएंगे तो x और x कट जाएगा और y जुड़ जाएगा तो y का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 7045 माइनस 300 -3। अब हम जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, पहले में से पहला घटेगा तो ये x 7 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 माइनस 0, 4 माइनस 0 एंड 5 माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 10, 0, 4 एंड 8। अब 2 से राइट साइड में डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा y इक्वल टू 5, 0, 2 एंड 4। ये y का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि a इक्वल टू दिया है a एक समुच्चय है और ये दिया है a है b एंड c, और b भी एक समुच्चय है और वो दिया है b इक्वल टू अल्फा कामा बीटा कामा गामा। यदि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना है तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच अकैकी आच्छादक जिसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव फलनों की संख्या बताइए। तो कह रहा है b से a तक फलनों की संख्या बताइए और उनमें से कितने बाइजेक्टिव फंक्शन है उसको बताइए। तो देखिए फलन क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि a का कोई एक प्रतिबिंब मतलब a का कोई एक तत्व लेंगे तो उसमें b में कोई एक के साथ प्रतिबिंब बनाएगा, फिर b को लेंगे तो कोई एक के साथ प्रतिबिंब बनाएगा, फिर c लेंगे तो कोई एक के साथ प्रतिबिंब बनाएगा। तो सब a के सारे तत्व लेंगे तो एक एक प्रतिबिंब किस में दिखेंगे, b में दिखेंगे। तो ये a से b में फलन होगा। लेकिन ये पूछा है क्वेश्चन में b से a, मतलब b का एक तत्व उठाइए उसका एक प्रतिबिंब a में होगा, फिर b से एक उठाइए उसका प्रतिबिंब a में होगा, फिर यहां से उठाइए फिर इसका प्रतिबिंब कुछ भी हो सकता है। ओके, मतलब एक एक प्रतिबिंब होगा b का किसमें, एक में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, a के तत्वों की संख्या कितनी है। मान लीजिए a के तत्व की संख्या n है और b के तत्वों की संख्या, इसको n मान लेते हैं, nb है b के तत्वों की संख्या। ओके, तो na का मान कितना होगा, मतलब a में कितने तत्व हैं, 3 है, और b में कितने तत्व हैं, 3 है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछ रहा है b से a तक फलनों की संख्या बतानी है। ओके, कितने फलन होंगे b से a तक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपसे b से a के फलनों की संख्या पूछ रहा है तो वो बराबर होगा a के तत्व की संख्या यानी na का पावर b के तत्वों की संख्या। तो a के तत्वों की संख्या कितनी है, 3, और b के तत्वों की संख्या कितनी है, 3। तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। तो b से a तक के फलनों की संख्या कितना होगा, 27। b से a पूछ रहा है तो a के तत्वों की संख्या का पावर b के तत्वों की संख्या। अब ये क्यों हुआ इसको मैं बता सकता हूं थोड़ा और एक्सप्लेन करके। तो मान लीजिए a में कुछ तत्व हैं और b में भी कुछ तत्व हैं, तो यहाँ पे b में जो पहला तत्व होगा वो कितने के साथ जुड़ सकता है, पहले के साथ भी जुड़ सकता है, दूसरे के साथ भी जुड़ सकता है, या तीसरे के साथ भी जुड़ सकता है। किसी एक के साथ ही जुड़ेगा लेकिन जुड़ किसी के साथ सकता है, तो पहले के साथ भी जुड़ सकता है, दूसरे के साथ जुड़ सकता है और तीसरे के साथ जुड़ सकता है। तो टोटल कितनों के साथ जुड़ सकता है, 3 के साथ जुड़ सकता है b का पहला तत्व। यानी अल्फा के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। ओके, उसी तरह बीटा कितने के साथ जुड़ सकता है, बीटा भी 3 के साथ जुड़ सकता है, या तो सी से जुड़ जाए, या तो बी से जुड़ जाए, या तो ए से जुड़ जाए। तो इसके पास भी कितने रास्ते हैं, टोटल 3 रास्ते हैं। तो बीटा के पास भी टोटल 3 रास्ते, इसके पास भी टोटल 3 रास्ते। उसी तरह गामा अगर लेंगे तो गामा के पास भी टोटल कितने रास्ते, 3 रास्ते हैं। 3 3 का 9, 3 27, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज, 3 3 3 है, तो इसलिए 3 के पावर 3 27 होता है।
ओके अगर आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर बी से ए के फलनों की संख्या पूछ रहा है तो ए के फलनों की संख्या जितनी है उसका घात कर दीजिए बी के फलनों की संख्या। और इसी में सेकंड पार्ट जो पूछा था क्या, बाइजेक्टिव फलनों की संख्या, बाइजेक्टिव फलनों की संख्या। तो बाइजेक्टिव फलनों की संख्या तभी हम निकाल पाते हैं, कब निकाल पाते हैं, जब एन ए का मान और एन बी का मान बराबर हो, और मान लीजिए वो किसी के बराबर हो, मान लीजिए वो इसका मान n है। जब एन ए और एन बी मतलब ए में तत्वों की संख्या और बी में तत्वों की संख्या बराबर हो तभी हम बाइजेक्टिव बता सकते हैं। तो ए में तत्वों की संख्या कितनी है 3 और बी में तत्वों की संख्या कितनी है 3, तो 3 बराबर 3, यानी यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, बाइजेक्टिव फलन बता सकते हैं। तो वो बताने के लिए वो उसके लिए फॉर्मूला होता है बाइजेक्टिव फलनों की संख्या बराबर फैक्टोरियल n। अब n की वैल्यू में आपने अभी देखा कि 3 है तो यहाँ पर रख देंगे 3, तो ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 गुणे 2 गुणे 1 जो किसके बराबर होगा 6। तो बाइजेक्टिव फलनों की संख्या कितनी होगी 6, और कुल फलनों की संख्या कितनी होगी 27। ओके और ये बाइजेक्टिव फलनों की संख्या 6 कैसे हुई, तो बाइजेक्टिव फलन का मतलब होता है कि एक हमने एक का इमेज इसमें बना दिया ना, अब जब बी लूंगा तो इसको छोड़ के इसमें और इसमें दो ऑप्शन है सिर्फ, तो अल्फा लूंगा तो टोटल कितने ऑप्शन है 3, बीटा लूंगा तो एक तो ऑलरेडी हो गया तो दो ऑप्शन और बच गए, और तो उसी तरह गामा लेंगे तो टोटल एक, तो ये हो जाएगा 6, टोटल 6। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको समझने में थोड़ी भी परेशानी हो इस समय तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या, बाइजेक्टिव फलनों की संख्या अगर पूछा है तो सबसे पहले चेक कीजिए ए और बी बराबर है नहीं, तत्वों की संख्या अगर बराबर है तो उनका फैक्टोरियल कर दीजिए, वही क्या निकल जाएगा, बाइजेक्टिव फलन निकल जाएंगे। उसी तरह बी से ए तक की फलनों की संख्या पूछ रहा है तो क्या कीजिए, बी से ए के फलनों की संख्या पूछ रहा है तो ए में जो तत्वों की संख्या है उस पर पावर कर दीजिए बी के तत्वों की संख्या का। थर्ड का बी, इसमें आपको दिया है एक इक्वेशन a इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस कॉस टी प्लस बी साइन थी। देख के क्वेश्चन में लग रहा है कि ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तभी जाके ये प्रूफ हो पाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, तो a बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, प्लस बी डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू ए माइनस बाहर आ जाएगा और ए ऐसे ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, और माइनस बी क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। अब दूसरे में माइनस कॉमन ले लीजिएगा जरा, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। और ध्यान से देखिए तो ये दिख रहा होगा आपको, जो यहाँ पे इक्वेशन 1 माने तो ये इक्वेशन 1 मतलब ये y के बराबर दिख रहा होगा, तो हम इसको y लिख सकते हैं। a cos t प्लस b sin t किसके बराबर था, y, क्वेश्चन में ही दिया था। को लेफ्ट मिला दें तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0, यही हमें सिद्ध करना था। थर्ड का गौ क्वेश्चन देखते हैं, यदि इकाई सदिश a और b के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया है इकाई सदिश है, a एक इकाई सदिश है और b भी एक इकाई सदिश है। अगर ऐसा हुआ इकाई सदिश हुआ तो उसका मॉड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यही होता है इकाई सदिश का मतलब। उसी तरह b को कह रहा है इकाई सदिश है तो इसका मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो इनके बीच का कोण है थीटा। अगर मान लीजिए हम a डॉट b निकालना चाहें तो ये हो जाएगा क्या, मॉड a इंटू मॉड b कॉस थीटा। मॉड ए की वैल्यू 1 होगी इंटू मॉड बी की वैल्यू 1 होगी और ये कॉस थीटा, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है कॉस थीटा। प्रूफ करना है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 ए माइनस बी। तो मान लीजिए ए माइनस बी, इसी के साथ हमें कुछ प्रूफ करना है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। क्यों, इसका मॉड का स्क्वायर करें, मॉड मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर कर लें, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर है, इनका होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर मतलब मॉड ए का स्क्वायर 1 होगा, बी स्क्वायर मतलब मॉड बी का स्क्वायर ये भी 1 होगा, माइनस 2ab की जगह पे हम रख सकते हैं कॉस थीटा जो हमने ऊपर निकाला हुआ है। तो ये हमारा निकल के आया ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब हम इसको और थोड़ा आगे कर सकते हैं, तो 1 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 यहाँ से बाहर कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी के स्क्वायर। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ये फार्मूला का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट साइन थीटा बाई 2 लाना है और इसी वाले फार्मूले में साइन थीटा होता है। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करें और इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट में लाएंगे उसको राइट ले जा रहे हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और मान लीजिए थीटा के जगह पर हम थीटा बाई 2 रख दें अगर, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर निकल के आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक सूत्र है लेकिन हम इसको यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने पूरा इसको ड्राइव जैसा कर दिया। जो हमने लास्ट निकाला था क्वेश्चन में वो कहाँ तक आए थे, a माइनस b का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। किसके बराबर आया, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर। अब हम वर्गमूल अगर लें यानी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा बाई 2। ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। यही हमें प्रूफ करना था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे RHS इक्वल टू LHS प्रूफ्ड। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं तीसरे का। ये कह रहा है एक बिंदु दिया है, वो बिंदु का ए बोला है और उस बिंदु को दिया है 3 माइनस 2 माइनस 5 और एक वेक्टर दिया है, इस वेक्टर को मान लीजिए बी है। तो वेक्टर दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k। इस बिंदु को मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। इसको आप बोल सकते हैं ये b1 लिखा है, ये b2 लिखा है, ये b3 लिखा है, गुणांक। इस आपसे क्वेश्चन में पूछा है बिंदु ए से गुजरने वाली तथा इस सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण बताइए। इससे पहले वाले सेट में इस तरह का क्वेश्चन था और उसमें क्या पूछा था, वेक्टर समीकरण बताइए। तो हमने इसका समीकरण बताया था। कैसे बताया था, आपको बोला था जब भी आपको किसी बिंदु से होकर जाने वाली और किसी सदिश के समांतर, किसी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण आपसे जब भी पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस अल्फा बी। अब आर वेक्टर इक्वल टू ए की वैल्यू मैंने बताया था 3i माइनस 2j माइनस 5k। मतलब वेक्टर के रूप में मैंने बिंदु को लिख लिया। कौन सा ए, मतलब ये ए वेक्टर है। इस ए को मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ए, किसको, वेक्टर को। मैं 3 के साथ i, 2 के साथ j और इसके साथ k प्लस लैम्डा और इसमें 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये जो निकला है ये बिल्कुल सही है, ये वेक्टर इक्वेशन है। ये है वेक्टर इक्वेशन। लेकिन अभी हमसे ये नहीं पूछा है, ये बिल्कुल सही है लेकिन हमसे ये नहीं पूछा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण बताइए। तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई b1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई b3। सबकी वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y प्लस 2, y1 की जगह माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b2 की जगह पे हम रख सकते हैं 2 इक्वल टू z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 डिवाइड बाई b3 की जगह पे लिख देंगे माइनस 2। यही इसका आंसर होगा। तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्या क्या कह रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन इतना वर्धमान है। वर्धमान मतलब होता है इंक्रीजिंग होता है। fx की वैल्यू दिया है 3x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अब ये एक फलन दिया है, फलन कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये फलन ऐसा भी हो सकता है, ये कोई फलन है इस तरह, और कह रहे हैं वहां वो इंटरवल बताइए जहां फलन वर्धमान यानी बढ़ रहा है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में देखिए फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली फंक्शन घट रहा है। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में देखिए फलन हमेशा बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ और ये इन दोनों के बीच का इंटरवल पूछा है, कौन सा इंटरवल है जहां बढ़ रहा है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, इस तरह इसमें बताना है। तो सबसे पहले काम कीजिए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 3 पहले से है और डिफ्रेंशिएट करके 3 सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू एक्स माइनस 36 और 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। इसको 0 के बराबर कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर। पिछले क्वेश्चन में भी पिछले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन कराया हूं आपको, जिसमें डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते हैं तो क्या अधिकतम मान या न्यूनतम मान निकलता है। इसमें इंटरवल है, यानी कि ये क्यूब के फॉर्म में दिया है तो इसके 2 रूट निकलेंगे, तो इस 2 रूट के बीच में कहीं इंक्रीजिंग होगा फंक्शन तो कहीं डिक्रीजिंग होगा। चलिए ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये दोनों साइड में आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 3 3 का 9, 3 दूना 6 और 12 3 36। इस इक्वेशन को आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसको सिरचार्य रूल बोलते हैं। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे होगी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2 एंड c की वैल्यू माइनस 12। तो यहाँ से x का 2 मान निकल के आएगा, वो होगा 1 प्लस रूट 37 डिवाइड बाई 3 एंड दूसरा निकल के आएगा 1 माइनस रूट 37 डिवाइड बाई 3। ये दो x के मान निकल के आएंगे, ठीक है। तब देखिए कोई फंक्शन है जिसके 2 मान निकल के आए हैं, ये जो लाइन है इस लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं 1 माइनस रूट 37 बाई 3 लेफ्ट में होगा और राइट में होगा 1 प्लस रूट 37 डिवाइड बाई 3। ये राइट में क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। 37 36 से बड़ा ही है तो इसकी वैल्यू माइनस 6 आएगी, इसकी वैल्यू लगभग माइनस 6 आएगी और जब इसकी वैल्यू 6 आएगी तो 1 माइनस 6 माइनस में होगा तो ये माइनस में पूरा होगा, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है और ये दूसरा पूरा प्लस में होगा तो इसको मैंने इधर लिखा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक इधर का इंटरवल हुआ कहां से, माइनस अनंत से लेकर यहां तक, दूसरा बीच का इंटरवल होगा और तीसरा होगा यहां से लेकर प्लस अनंत तक। अब देखिए प्लस अनंत तक आप कोई भी वैल्यू उठा के रखिए, यहां से लेकर यहां तक कोई वैल्यू उठा के रखिए हमेशा प्लस में ही रहेगा। इससे पहले कुछ भी रखिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहां तक, माइनस अनंत तक कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पे इस वाले वैल्यू से आगे कुछ भी रखिए ये आएगा पॉजिटिव, प्लस अनंत तक कुछ भी रखिए ये सब पॉजिटिव ही आएगा और ये सब पॉजिटिव आएगा, बीच में सिर्फ आ रहा है निगेटिव। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फंक्शन बढ़ रहा है। तो इसका आंसर होगा, इस रेखा को देखते हुए हम लिख सकते हैं क्या, अब x के 2 मान निकल के आएंगे, x इक्वल टू होगा माइनस अनंत से 1 माइनस रूट 37 डिवाइड बाई 3 और साथ में x इक्वल टू 1 प्लस रूट 37 डिवाइड बाई 3 से लेकर प्लस अनंत तक। ये दोनों ही इसके क्या होंगे, आंसर, जहां पे फंक्शन बढ़ रहा होगा, वर्धमान होगा। चलिए हम करते हैं फोर्थ का ख। ख में क्या कह रहा है, आपको इंटीग्रेट करना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स को। अब जैसे हमने एक इंटीग्रेशन ऊपर किया था कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स को, उसी तरह इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर को हमें ऐसे में लाना पड़ेगा जिसमें साइन और कॉस हो, साइन हो या तो सिर्फ कॉस हो, स्क्वायर ना हो। तो एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा कॉस 2x इक्वल टू, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में लाएं, cos 2x को राइट में ले जाएं तो ये निकल के आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 और साइन के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स था, ये साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और हम साइन के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस cos 2x dx का और लिमिट होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये इक्वल टू होगा 1 बाई 2, ऐसे ही रहना है। और पहले का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन
2x और x की जगह पर 2x है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और लिमिट हम रखेंगे -π/2 से π/2 तक। 1/2 अपर लिमिट रखिएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 डिवाइड बाई 2 माइनस, अब x की जगह पे -x रखेंगे तो हो जाएगा -π/2 माइनस साइन 2 इंटू -π/2 डिवाइड बाई 2। हमने लिमिट रख दिया, ये हो जाएगा 1/2 π/2 माइनस, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, हो जाएगा -π/2 माइनस π/2 और यहाँ पे साइन -π की वैल्यू होती है 0, ये हो जाएगा 1/2 π/2 और उधर से भी माइनस माइनस प्लस π/2, ये हो जाएगा पाई, तो आंसर निकल के आएगा π/2। क्वेश्चन में कह रहा है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है, तो कह रहा है R1 एक संबंध है और R2 एक संबंध है, कहां पे? समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो R1 एक तुल्यता संबंध है, ये क्वेश्चन में दिया है। उसी तरह R2 भी एक तुल्यता संबंध है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अगर R1 एक तुल्यता संबंध है और R2 एक तुल्यता संबंध है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो पहले हम लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया क्या, कहना क्या चाहता है। तो मान लीजिए ये R1 के लिए बात कर रहा हूं और इस साइड में मैं R2 के लिए बात कर रहा हूं। ओके, तो देखिए अगर कोई तुल्यता संबंध है तो उसमें तीन चीजें होती हैं चेक करने के लिए। पहला होता है सिमेट्रिक, पहला होता है सिमेट्रिक चेक करना, सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। आप एज इट इज इंग्लिश का टर्म यूज कर सकते हैं, थोड़ा हिंदी का टर्म थोड़ा उटपटांग जैसा होता है तो इसलिए मैं इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ। सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, तब जाके बोलते हैं तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला होता है सिमेट्रिक। क्वेश्चन में दिया है कि तुल्यता संबंध है तो मैं मान के चलूंगा कि वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब होता है A, R को बिलोंग करेगा फॉर एवरी, हर A बिलोंग्स टू A के लिए। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A भी R को बिलोंग करेगा। किसके लिए? A, B बोथ बिलोंग्स टू A, क्वेश्चन के अनुसार। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर A, B बिलोंग्स टू R है, या R की जगह पे यहाँ पे R1 है, हमारा R1 है, और B, C बिलोंग्स टू R1 है तो A, C भी R1 को बिलोंग करेगा। किसके लिए? फॉर एवरी, ये उल्टा ही लिखा, उसको बोलते हैं फॉर एवरी, हर A, B, C जो बिलोंग करता हो उसके लिए। यही तो क्वेश्चन में दिया था। उसी तरह राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा पहला सिमेट्रिक, दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। चेक क्या करना है, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में दिया है, बस हम लिख रहे हैं इसको। और तीसरा है ट्रांजिटिव। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी तुल्यता संबंध है, इसके मतलब A, A ले लें जो R2 को बिलोंग करना चाहिए। किसके लिए? A बिलोंग्स टू A के लिए। उसी तरह A, B ले लें, R को अगर बिलोंग कर रहा है तो जो B, A होगा वो भी R2 को बिलोंग करेगा। किसके लिए? फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर A, B बिलोंग्स टू R2 है और B, C बिलोंग्स टू R2 है तो A, C भी बिलोंग करेगा R2 को। किसके लिए? हर A, B और C के लिए जो A में हो, क्वेश्चन के अनुसार। ऐसा है, तभी जाके हम R1 को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस बोलेंगे। तभी जाके R2 को यहाँ क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस बोलेंगे।
तो आपने रिलेशन एंड फंक्शन का एक चैप्टर है, उसमें अगर आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है। मैं जस्ट आपको रिमाइंड कर रहा हूं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कभी इक्विवेलेंस बोले तो आपको क्या क्या चेक करना है, आपको चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर ये तीनों है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कि उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था क्या R1 एक तुल्यता संबंध है और R2 भी एक तुल्यता संबंध है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में एक तुल्यता संबंध है, यह सिद्ध करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि R1 और R2 भी तुल्यता संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा है या नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम तुल्यता संबंध बताने के लिए हम क्या 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 स्टेप चेक करते हैं। पहला स्टेप क्या चेक करेंगे, सिमेट्री। आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्री में देखिएगा यहाँ पे ऊपर देख के पता चल रहा है ए कॉमा ए R1 में भी है और ए कॉमा ए R2 में भी है। ठीक है, ये किसके लिए, हर ए के लिए था। तो ए जो ए में बिलोंग करता है वो इस संबंध ऐसा बनाता है, उसी तरह ए जब इसमें बिलोंग करता है संबंध ऐसा बनाता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब ए कॉमा ए दोनों में बिलोंग करेगा। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 तथा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2, ये भी दिया हुआ है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये इसमें बिलोंग करता है और ये इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब ये दोनों में बिलोंग करता है। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव में क्वेश्चन के अनुसार ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 है, और साथ में तथा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 है एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 है, R2 है। ये कहां से पता चला, ये भी यहां से। यहाँ पे देखिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, a कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, b कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 में भी है, R2 में भी है। तो मैं बोल सकता हूं कि R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तथा b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। मतलब हुआ कि ये a कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है और इसका उल्टा b कॉमा ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ओके, अब हम तीसरा चेक करते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में यहाँ पे देखिएगा इसी का हेल्प लेंगे। इसमें बोला है क्या, ए कॉमा बी R1 में है, बी कॉमा सी R1 में है और ए कॉमा सी भी R1 में है। उसी तरह इसमें भी ये R2 में है, ये R2 में है और ये R2 में है। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। ये क्वेश्चन में दिया है, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं आप। और फिर से यही है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, b कॉमा सी बिलोंग्स टू R2 एंड a कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, साथ ही साथ b कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और साथ ही साथ a कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में तुल्यता संबंध है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में चलते हैं, फोर्थ का लास्ट। कह रहा है यदि A कॉमा बी तथा C सदिश है और A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो कुछ मान पूछा है। तो कह रहा है A कॉमा बी एक वेक्टर है और वेक्टर में एक चीज दिया हुआ क्या, A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों वेक्टर का एडिशन कितना है, 0। और आपसे पूछा है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इक्वल टू बताना है। तो इसको देख के a प्लस बी प्लस सी दिया है और ए बी बी सी सी ए दिया है, मुझे फॉर्मूला एक दिख रहा है बहुत इजीली लगता हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको भी याद आ गया होगा। इसका अगर होल स्क्वायर करें तो ये सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाह रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब वेक्टर है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, प्लस 2bc ये भी फॉर्मूले में है, प्लस 2ca ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। अब इक्वल टू, अब ये देखिएगा इसकी वैल्यू दिया है 0 का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ab हो जाएगा प्लस bc प्लस ca।
अब ये 0 हो चुका है, तो जरा हम 2ab प्लस bc प्लस ca को उधर ही रहने देते हैं और ये बाहर इस साइड ला देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सब माइनस के साथ आएगा, सबका माइनस मैंने एक साथ बाहर कॉमन कर लिया है, तो ये निकल के आएगा a डॉट बी, आप लिख सकते हैं अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू होगा -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है तो इसी को मैं आंसर मान के चलता हूं, ये आंसर। अगर क्वेश्चन में बोला होता ये एक इकाई सदिश है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीन को एक 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 रख देते तो ये आंसर आ जाता -3/2, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो यही आपका आंसर है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, जो कि 5-5 नंबर का है सारा, और सारे ही करने अनिवार्य है इसमें भी। तो पांचवें क में एक वक्र दिया है, वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। ये वक्र देख के मुझे एक सूत्र याद आ रहा है जो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये फॉर्मूला होता है इलिप्स का, दीर्घवृत्त का होता है ये फॉर्मूला। आपको याद होगा यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे लिए ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। ए वाले को बोलते हैं मेजर एक्सिस और वाई वाले को बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये एक्सिस दिया है, और इस वृत्त को अगर मैं दीर्घवृत्त को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इसके सारे कोऑर्डिनेट लिखूं तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, तो ये हो जाएगा 5,0 और ये निगेटिव में है तो -5,0। ऊपर वाला हो जाएगा पॉजिटिव में है 0,4 और निगेटिव में नीचे वाला होगा 0,-4। इस वाले को बोलते हैं मेजर एक्सिस और इस वाले को बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस इसलिए क्योंकि ये बड़ा एक्सिस है और ये वाला इसी पर आता है। एरिया निकालना है। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं क्या, एरिया इक्वल टू यानी क्षेत्रफल इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। पाई और ए की वैल्यू होगी 5, बी की वैल्यू होगी 3, तो ये हो जाएगा 15 पाई स्क्वायर यूनिट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है 50 पाई स्क्वायर यूनिट। बट ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में नहीं पूछा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है, तो इसको हमें इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेशन के थ्रू करने के लिए सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे y स्क्वायर बटा 9 और बाकी सबको उधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर बटा 25। अब ये y स्क्वायर बटा 9 उधर चला जाएगा और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 25। अब ये y हम स्क्वायर रूट उधर भेजते हैं तो 9 का हो जाएगा 3 और 25 बाहर आ जाएगा तो उसका हो जाएगा 5, 3/5 अंडर रूट में बच जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एरिया निकालना है, मान लीजिए पहले वाले को मैं a1 बोल देता हूं, तो हमें पहले वाले का सिर्फ अगर एरिया निकालना है a1 तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे y को dx के साथ। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ देखिए ये है x इक्वल टू 0 वाली लाइन, क्योंकि ये एरिया कहाँ को बिलोंग करता है, ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमें यही वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया के लिए x इक्वल टू 0 है और x को कहाँ तक ले जाना है, x इक्वल टू 5 तक ले जाना है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 5, अपर लिमिट 5 तक ले जाना है हमें और लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट करना है। ओके, तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक निकलेगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इसका हमने क्या निकाल रखा है, इसी को तो हम y बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू हमने क्या निकाला है 3/5 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से 5 तक। y की वैल्यू हमने निकाला है 3/5 तो वैसे ही रहेगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। a1 इक्वल टू हो जाएगा a1 इक्वल टू 3/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 5 और इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने पहले वीडियो में फॉर्मूला बता रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 जो भी लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर अगर हम रखें a1 इक्वल टू 3/5, फॉर्मूला आप याद करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब भूल जाएगा। ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a मतलब 5 और लिमिट रख देंगे 0 से 5 तक। a1 इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, 3/5 ये हो जाएगा x/2। अपर लिमिट डालना शुरू कर रहे हैं तो अपर लिमिट डालेंगे तो x के जगह पे कितना डालेंगे, पहले 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे हम रखेंगे 5 प्लस ये 5 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 5/5, ये अपर लिमिट हमने रख दिया। अब रखते हैं हम लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट कितना रखना है, 0, तो हो जाएगा 0/2 अंडर रूट में 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 0/5। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, 3/5। अब ये देखिए पहला वाला बन जाएगा 0, क्योंकि ये 5 और 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर को हम लिख देता हूँ 25/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस ये दूसरा वाला 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये माइनस चला जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25/2 साइन इनवर्स 0। A1 इक्वल टू होगा 3/5 25 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, साइन 90 मतलब π/2 माइनस 25। अब ये देखिए साइन इनवर्स लिख देता हूँ जरा, 25/2 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर रख दिया हमने 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो A1 की वैल्यू निकल के आएगी 3/5 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू π/2। ये हो जाएगा 5/25, तो हमें A1 की वैल्यू निकल के आएगी 15/4 पाई। ये सिर्फ A1 निकला है, ये पूरा आंसर नहीं है। ओके, तो अब देखिए मैंने सिर्फ आपको A1 निकाल के यहाँ दिखाया है और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चारों आपस में बराबर है। तो अगर हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, अगर ये पूरे मैं बोलूं दीर्घवृत्त का एरिया निकालिए तो A1 का 4 गुना हो जाएगा, ये तो पूरा एरिया है, तो हम यही करेंगे A इक्वल टू 4 टाइम्स A1, तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 4 इंटू 15/4 और ये ऊपर पाई, तो ये हो जाएगा 15, 4 से 4 कट जाएगा, 15 पाई स्क्वायर यूनिट। क्या निकल के आएगा? एरिया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका आंसर हमने पहले भी निकाल लिया था, लेकिन वो आंसर 5 नंबर के अनुसार आपको पूरा नंबर नहीं मिलता। तो ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 5वें के सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो मान लीजिए, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 6 - x। क्यों माना 6 - x? क्योंकि दोनों को जोड़ के 6 आना चाहिए। अभी दोनों को जोड़ के देख लीजिए 6 आएगा। तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 6 - x है। कह रहा है उनके घनों का योगफल। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का घन किया और कितना होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। इसको हमने y मान लिया। अब न्यूनतम या अधिकतम निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। आप देख रहे होंगे पेपर जो था वो एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट वाइज था। क्वेश्चन भले ही अलग हो बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy/dx। लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन, राइट साइड का हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा 3x² प्लस 3 बाहर आ जाएगा 6 - x और इंटू 6 - x में 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। इसकी हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करके कितना रखना पड़ेगा? इसका मान 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3x² और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 3 6 - x इक्वल टू 0। 3x² माइनस 18 प्लस 3x इक्वल टू 0। 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू बहुत इजीली निकल के आएगी। इसको फैक्टर कर लेंगे, 3x माइनस 2x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट वाले से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, दूसरे वाले से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। सब में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। तो हमें x की दो वैल्यू निकली है। x की पहली वैल्यू निकली है -3 और x की दूसरी वैल्यू निकली है 2। अगर हम x की वैल्यू -3 माने तो पहली संख्या हमने x माना था, तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी -3। तो उसके अनुसार जो हमने सवाल में माना था दूसरी संख्या कितनी होगी? 6 - x, 6 माइनस और x के जगह पे -3, तो ये निकल के आएगा 9। तो इनके घनों का योगफल जरा देखना, घनों का योगफल। तो पहले का घन -3 और दूसरे का घन 9 एंड इसका हो जाएगा 729। ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 702 प्लस का घनों का योगफल। दूसरे में x इक्वल टू 2 मानेंगे अगर, तो पहली संख्या 2 होगी जैसा हमने माना था और दूसरी संख्या हमने 6 माइनस x माना था, तो 6 - 2 तो ये हो जाएगी 4। इनके जरा घनों का योगफल करते हैं। ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो 8 प्लस 4 चौको 16 चौको 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब जरा देखिए घनों का योगफल न्यूनतम किस में है? x इक्वल टू 2 में। तो पहली संख्या फाइनली कितनी निकल के आएगी?
2 और दूसरी संख्या 4। इन दोनों का योगफल 6 भी है और इनके घनों का योगफल न्यूनतम भी है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 2 एंड 4। ये क्वेश्चन पुराने वाले से थोड़ा हटके था क्योंकि घन पूछा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है गौ, पांचवे का गौ। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है क्या? एक सारणिक दिया हुआ है x, y एंड z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। इसका हमें प्रूफ करके इतना लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक तो पहले आप सीधे सीधे जैसे सारणी सॉल्व करते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ा कॉमन लेके सारणी को सिंपल बना सकते हैं। पहले में से दूसरे को घटाते हैं, मतलब हमें कुछ प्रॉपर्टी जो लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? हम ऐसा करते हैं C1 माइनस C2, C1 को हम बदल दे रहे हैं C1 माइनस C2 से, ठीक है, और C2 को हम बदल दे रहे हैं C2 माइनस C3 से। तो C1 को चेंज करूंगा C1 में से C2 घटा के, C1 माइनस C2 मैंने x माइनस वाई, C1 माइनस C2 मतलब कि सारे एलिमेंट को मैं घटा रहा हूं, इसका इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और लिखूंगा कहाँ? यहाँ पे, इसलिए लिखा हूं C1 को बदलूंगा और C1 में से C2 घटाऊंगा। उसी तरह C2 को मैं बदलूंगा, इसको बदल दूंगा, ये नहीं रहेगा, और किसमें से किसको घटाऊंगा? C2 माइनस C3 करूंगा। तो ये हमने कर दिया x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स। दूसरा करते हैं y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और z प्लस एक्स माइनस वाई, और तीसरा वैसे ही रख देते हैं जेड, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी लगाया इक्वल टू। अब देखिए पहले को इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे z से z कट जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। दूसरे में y माइनस जेड, इसको लिख सकते हैं y माइनस जेड वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ओपन करके x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा z माइनस वाई, और ये z जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू। अब देखिए जरा पहले वाले में से, इस वाले में से, कॉलम में से x माइनस वाई मुझे कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई, वहां पे x माइनस वाई, और यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो माइनस चिन्ह के साथ है। यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे y माइनस जेड है, उल्टा है तो माइनस चिन्ह के साथ है। तो एक काम करते हैं, पहले कॉलम से x माइनस वाई बाहर कर लेता हूँ। शारीरिक में इस तरह हम कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा x माइनस वाई चला जाएगा तो सिर्फ x प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि उल्टा था तो हमने माइनस के चिन्ह के साथ लिख सकते हैं x माइनस वाई, और x माइनस वाई बाहर कर लिया। चलिए ठीक है, दूसरे से y माइनस जेड में बाहर कर सकता हूँ, तो दूसरे से बाहर कर ले रहा हूँ y माइनस जेड। वाई माइनस जेड बाहर करेंगे तो वहां से ऊपर पहले से 1 हो जाएगा, दूसरे में सिर्फ y प्लस जेड बचेगा, और तीसरे में बच जाएगा माइनस 1 जेड, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। नाउ इक्वल टू, ये हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ओपन करने से पहले एक काम करते हैं और सिंपल कर लेते हैं, C1 चेंजिंग टू C1 माइनस C2, C1 को C1 माइनस C2 कर ले रहा हूँ, तो यानी 1 माइनस 1 जीरो, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस जेड, क्योंकि y से y कट जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा 1 y प्लस जेड माइनस 1 जेड, जेड स्क्वायर और x प्लस वाई। ओपन वहां पे भी कर सकता था सारणिक, क्योंकि मैं क्वेश्चन को और सिंपल करना चाह रहा हूँ ताकि मैं सारणिक खोलूं तो बहुत इजीली कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अभी देखिए पहले वाले के अगेंस्ट अगर ओपन करेंगे तो जीरो है, कुछ भी आप लिखिए, माइनस एक्स माइनस जेड। अब दूसरे वाले के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो हम इसके हिसाब से ओपन कर रहे हैं, तो पहले के हिसाब से हमने ओपन किया तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से जीरो के अनुसार ओपन करेंगे तो ये और ये लाइन छोड़ के ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बट जीरो रहेगा बाहर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीरो से अंतिम में मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो अब हम ओपन करना चाह रहे हैं इसके अगेंस्ट, तो इसको और इसके रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। और तीसरे का अगेंस्ट फिर से ओपन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जीरो का अगेंस्ट अगर ओपन किए फिर मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा, तो क्यों मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करें इतना। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब ये जरा अंदर देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस लिखा है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। तो शायद जो हमें करना था सिद्ध हो आ चुका है। हमें सिद्ध करना था एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जी जेड इंटू जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने कर लिया प्रूफ। अब चलिए पांचवे का घ कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित
व्यरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 8y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया। सबसे पहले हमसे z की वैल्यू पूछा है, z की 3x प्लस 8y दिया है और कह रहा है इतने का न्यूनतम मान बताइए। और कंडीशंस क्या क्या दिया है, शर्त x प्लस 3y लेस देन 60 होना चाहिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, x ऑलवेज लेस देन y होना चाहिए, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कंडीशन दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी करा था। इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आप एक पेपर को अगर ढंग से कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस कर लिया और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो रिपीट तो हो ही रहे हैं सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज रिपीट हो रहे हैं कम से कम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। पहला सर दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 60। ये लेस देन इक्वल टू है, फिलहाल के लिए इक्वल टू मैं मान रहा हूं। तो x इक्वल टू 0 पर जरा y की वैल्यू बताइएगा कितना होगा। तो x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 20, और जब y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 60। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए इसके लिए। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ 0,20 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ 60,0। उसी तरह दूसरा जो x प्लस वाई इक्वल टू 20 दिया है उसमें x इक्वल टू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू निकल के आ रही है 20, और जब y इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 20। तो यहां से पॉइंट जो मुझे निकल के आएगा 0,20 एंड 20,0। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को जरा हम इस ग्राफ में लिख लेते हैं। 0,20 क्योंकि x 0 है तो ये y अक्ष पर ही होगा। अच्छा, x अक्ष पर है 60,0, इसको मिला लीजिए। ये किसके लिए था, ये था x प्लस 3y बराबर 60 के लिए, बट ये बराबर नहीं है, लेस देन है। तो इसके नीचे हम सिर्फ देखेंगे लेस देन। दूसरा कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 20 और इसमें है 0,20। तो पहला एक पॉइंट तो सेम हो गया, ये वाला पॉइंट इसके लिए भी वही है, लेकिन दूसरा पॉइंट है 20,0। तो ये वाली लाइन कुछ ऐसे होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। यानी ऊपर वाले ग्राफ से इस वाले से नीचे हमें फोकस करना है और इस वाले से ऊपर फोकस करना है। ठीक है, यानी इस एरिया में फोकस करना है। अभी हमें अभी पूरा कंडीशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस एरिया में हमें फोकस करना है। चलिए बाकी कंडीशंस देख लेते हैं। तो कह रहा है x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई एक लाइन होती है, उस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये वाली लाइन होगी, ये x वाली लाइन है जो ओरिजिन से होकर जाएगी, x इक्वल टू वाई, लेकिन इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। यानी y हमेशा x से बड़ा है, y हमेशा x से बड़ा है तो हम किधर देखेंगे, इसका मतलब हुआ क्या, y किससे बड़ा है, हमेशा x से बड़ा है। तो y x से बड़ा है तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, इसमें यहां पे देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हमें देखना था इस एरिया में और इसमें भी ऊपर देखना है, यानी यहां पे देखना है। अच्छा, अभी पूरा कंडीशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कह रहा है x की वैल्यू बड़ी है 0 से, यानी इस साइड में हमें फोकस करना है, इस डायरेक्शन में, और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, यानी अपर डायरेक्शन में फोकस करना है। तो सब मिला के अगर मैं ध्यान से यहां पे करूं तो ये वाली एरिया की बात कर रहा है। ये वाला देखिए, ऊपर वाले से क्या है, नीचे है, नीचे वाले से क्या है, ऊपर है, लेफ्ट वाली इस लाइन से लेफ्ट में है, और x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है इसमें। तो हमें जिस एरिया का में बात करना चाह रहा है वो ये वाला है। इसमें हमें फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू बतानी है z की। तो सबका कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, सिर्फ इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x के जगह पे y रखना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा और y इक्वल टू भी 10 होगा। उसी तरह ऊपर वाले में x और y को बराबर करना पड़ेगा, तो x प्लस 3x इक्वल टू 60 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 60, 15 चौको 60 होता है। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 15, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 15 और y की वैल्यू भी 15, क्योंकि x y बराबर है, और यहाँ पे x की वैल्यू भी 10 और y की वैल्यू भी 10। तो हमें इस पॉइंट का अगर मैं नाम दूं तो a, b और c, इन तीनों पे z की वैल्यू निकालना है, और जहां पे भी छोटा है वही हमारे लिए न्यूनतम मान होगा z का। तो हमें जिस पे मान निकालना है वो किस पे निकालना है, एक निकालना है पॉइंट 0,20 पर, दूसरा निकालना है 15,15 पर, तीसरा निकालना है 10,10 पर, यानी x की वैल्यू भी 10, y की वैल्यू भी 10। किसका मान निकालना है, मान निकालना था z का। तो z इक्वल टू क्या दिया था, z की वैल्यू दिया 3x प्लस 8y। यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू कितना रखेंगे 20, तो 20 इंटू 8
160, जेड की वैल्यू यहाँ से 160, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की जगह पे 15 रखेंगे और वाई की जगह पे भी 15 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 165। यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 80, ये हो जाएगा 110। तो जेड की न्यूनतम वैल्यू आ रही है 110। कब आ रही है? एट 10,10। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं पांचवे का लास्ट। इसमें फंक्शन दिया है, यदि फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन की x इक्वल टू 2 पर सांत्यता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 इक्वेशन दिया है एफ एक्स का। कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 2 के मॉड डिवाइड बाई x माइनस 2 के बराबर होगी जब x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगा, और जब x की वैल्यू 2 के बराबर होगा तो फंक्शन का डेफिनेशन 0 हो जाएगा। हमें सांत्यता निकालना है। तो जब भी हमें कंटिन्यूटी पूछता है तो हम क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान उसी x पर। अगर ये तीनों बराबर हैं तभी हम बोलेंगे क्या है? कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो f फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे? एट x इक्वल टू 2 पर। तो f2 का मान कितना होगा? फंक्शन में बोला है कि जब भी x की वैल्यू 2 रखो तो फंक्शन का मान कितना निकल के आएगा? 0। तो f2 की वैल्यू हो जाएगी 0। इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। चलिए अब हम जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 टू माइनस, यानी 2 नहीं है, 2 से या तो यहाँ पे कम है। तो अगर 2 से कम है किसको लिमिट निकालना है? fx का। तो फंक्शन में बोला है क्या? अगर 2 नहीं होगा तो कौन सा हम डेफिनेशन यूज करेंगे? ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x माइनस 2 का मॉड डिवाइड बाई x माइनस 2 लिमिट x टेंड टू 2 माइनस। अब जरा ध्यान देखिए, 2 माइनस 2 से कम है तो ये जो मॉड खुलेगा ये माइनस के साथ खुलेगा, माइनस में x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो अभी हमें दिख गया क्या? f2 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? दिया गया फलन सांतत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक ही नहीं करेंगे। ओके, और जहां पे सांतत्य होता है वहीं पे अवकलनीयता की जांच की जाती है। तो आप यहां लिख सकते हैं चूंकि x इक्वल टू 2 पर फलन सांतत्य नहीं है अतः अवकलनीय भी नहीं होगा। तो सांतत्य और अवकलनीयता की जांच करनी थी। अगर सांतत्य नहीं है तो अवकलनीय तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर फंक्शन अवकलनीय है तो सांतत्य जरूर होगा। चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 का क कह रहा है अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए, और अवकल समीकरण दिया है x प्लस 3y का स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू y। सो इस इक्वेशन को dx बाई dy के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। dx बाई dy को उधर ले जाइए और y को इधर अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा x बटा वाई प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई वाई। अब ये dx डिवाइड बाई dy और उसको अगर उधर लेकर आए x बाई वाई को तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई एक्स इक्वल टू, और एक y से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक फॉर्म बताया था dx डिवाइड बाई dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ y। अगर ऐसा फॉर्म होता है तो हम IF निकालते हैं, और IF इक्वल टू क्या होता है? e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, और सोल्यूशन क्या आता है? x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। सो उस कॉन्सेप्ट से अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पे पी वाई की वैल्यू कितनी है? -1 बाई वाई, एंड क्यू वाई की वैल्यू कितनी है? वो है 3y। अगर हम आई एफ निकालें तो आई एफ होगा ई के पावर -1 बाई वाई डी वाई, और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस लॉग वाई, और ई के पावर माइनस लॉग वाई को हम लिख सकते हैं ई के पावर लॉग वाई के पावर -1। तो ये हो जाएगा वाई के पावर -1 में, यानी 1 बाई वाई। अब हम इसका सोल्यूशन अगर लिखें तो सोल्यूशन होगा क्या? x इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई जो कि 3y है इंटू 1 बाई वाई डी वाई प्लस सी। अब ये देखिएगा एक y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस सी एक्स डिवाइड बाई वाई। वाई को अगर उधर ले जाके गुणा कर लें तो x इक्वल टू
3y² प्लस cy। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इसमें मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने dy/dx को इधर ले गया हूं और इसको इसमें डिवाइड किया हूं। ओके, अब चलते हैं 6 का ख। तो क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिसमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो कह रहा है जब इसको रैंडमली यादृच्छा मतलब होता है रैंडमली, जब इसको रैंडमली चुना गया जब कोई विद्यार्थी तो वो लड़का है और 12th में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो क्वेश्चन में दिया कुल विद्यार्थी की संख्या 500 और लड़कों की संख्या 230 है और क्लास 12th में लड़कों की संख्या कितनी है, उसका 20% है, लड़कों की संख्या का 20% है। 230 का 20% आएगा 46। अब मैं मान रहा हूं, मान लीजिए कैसे इवेंट में मान रहा हूं, इवेंट ई मान रहा हूं क्या है कि विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ता हो, और दूसरा इवेंट मान रहा हूं एफ कि विद्यार्थी लड़का हो। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमें दिया है कि कितने लड़कों की संख्या कितनी है, 230 है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ विद्यार्थी लड़का हो, तो 230 टोटल लड़के हैं और बटा विद्यार्थी की संख्या 500 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना निकला, 230 बटा 500। अब साथ में कह रहा है क्लास 12th में लड़कों की संख्या 46 है, यानी अगर मैं कहूं ई इंटरसेक्शन, ई क्या है, विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ता हो, तो क्लास 12th में पढ़ता है और वो लड़का है, साथ में एफ भी है, ई भी है और एफ भी है, ऐसे लड़कों की संख्या कितनी है, 46 है। दिया है क्लास 12th में लड़कों की संख्या कितनी, 46 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाले ई इंटरसेक्शन एफ का, तो ये निकल के आएगा 46/500। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, कि वो जो विद्यार्थी हो क्लास 12th में पढ़ता हो और वो लड़का भी हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताना है, क्लास 12th में पढ़ता हो और साथ में लड़का भी हो, E/F। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ऊपर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमने निकाला है 46 डिवाइड बाई 500 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला है 230 डिवाइड बाई 500। 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा, 46 डिवाइड बाई 230 और इसकी वैल्यू आएगी 0.2। यही आंसर है इसका। तो 6 का गौ में वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए, उसका मान है 133 143 134। अगर a इक्वल टू इतना हो तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, a एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a इंटू आई। तो हमें मॉड a निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। a पहले से दिया है, एडजॉइंट a निकाल लेंगे और मॉड a निकाल लेंगे, i की वैल्यू हमें पता है, तो ये सवाल हो जाएगा। तो चलिए मॉड a की वैल्यू निकालते हैं। मॉड a इक्वल टू होगा, अब हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 16 - 9 माइनस 1 इंटू, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें तो 1 इंटू 12 - 9 एंड प्लस 1 इंटू 9 - 12। 16 - 9 7, ये -3 एंड ये हो जाएगा -3। तो 7 - 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो मॉड ए की वैल्यू निकल के आई है 1। और हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने आपको निकालना बताया। जब भी आपको कोफैक्टर निकालना पड़े तो आपको मानना पड़ेगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब हम चलिए C11 और बाकी सारी चीजों की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं एक निकालूंगा, आपको पूरा निकालना पड़ेगा और फिर आप मैच कर लीजिएगा। तो C11 की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये C11 यहाँ पे मिलेगा, C12 यहाँ से मिलेगा, C13 यहाँ से मिलेगा, उसी तरह सारी चीजें 1 बाई 1 आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आपको C11 निकालना है तो आप इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए और इस वाले रो को छोड़ दीजिए। अब जो बच रहा है उसको लिखिए। तो ये क्या बच रहा है, 4334। तो इसकी वैल्यू होगी 16 - 9 दैट इज इक्वल टू 7। उसी तरह आपको C12 निकालना है, तो C12 होगा, C12 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से मिलेगा तो इसके कॉलम को छोड़िए और इसके रो को छोड़िए, तो ये बचेगा 1314। ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1। इसी तरह C13 निकालना है, C13 भी यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, इसका कॉलम छोड़िए इसका रो छोड़िए, तो ये बचेगा 1413। 3 - 4 ये होगा -1। C21 निकालने के लिए यहाँ पे C21 निकलेगा, इसके कॉलम को छोड़िए इसके रो को छोड़िए, तो निकलेगा 3334। 12 - 9 इक्वल टू 3। C22 निकालना है, दैट इज इक्वल टू, C22 निकालने के लिए यहाँ से निकलेगा, इसके कॉलम को छोड़िए इसके रो को छोड़ दीजिए, तो 1314 दैट इज इक्वल टू 4 - 3 दैट इज 1। अब हमें निकालना पड़ेगा C23। तो C23 निकलेगा यहाँ से, इसके कॉलम को छोड़िए इसके रो को छोड़िए, 1313 ये होगा 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0।
3 और बच गए और हमें निकालना है C31। C31 होगा, वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, इसके कॉलम को छोड़िए, इसके रो को छोड़िए तो बनेगा 3343 9 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -3। C32 यहाँ से निकलेगा 32, इसको कॉलम को इसके रो को छोड़ेंगे तो 1313 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज 0। C33 वो भी यहाँ से निकलेगा, इसके कॉलम को रो को छोड़ेंगे 1314 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो सारे C की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के लिए हम सबकी वैल्यू उठा के रखेंगे। तो आया 7 1 -1, फिर 3 1 0 एंड -3 0 1। ये चिन्ह के साथ नहीं लिखा है तो हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा C का ट्रांसपोज, और वो कितना होगा ट्रांसपोज लेंगे तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ओके, तो हमने रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया। ये ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें सिद्ध क्या करना था, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू प्रूफ करना था। तो सबसे पहले ए की जो वैल्यू थी वो हम लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू दी हुई थी 133 143 134। हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसका तीसरा और इसके तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा, प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -3। अब उसी तरह हम ये वाली कॉलम जो है चेंज करेंगे, रो वही रखेंगे और सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 +3 +0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 +0 +3। अब दूसरे वाले कॉलम रो का करेंगे तो ये हो जाएगा 7 -4 -3, यहाँ पे हो जाएगा -3 +4 +0, यहाँ पे हो जाएगा -3 +0 +3। उसी तरह थर्ड वाले के साथ करेंगे, थर्ड वाले रो का, तो 7 -3 -4 -3 +3 +0 -3 +0 +4। सबका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा इसको अच्छे से लिख लेते हैं जोड़ के। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया, इसी को आई बोलते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 लिखा है तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए लिख सकते हैं, इनटू इसको आई लिख सकते हैं, ये आई के बराबर है। तो यही हो गया हमारे लिए RHS, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए डॉट आई। यही हमें प्रूफ करना था, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का घ है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R जहां इतना दिया हुआ है तुल्यता संबंध है। तो कह रहा है कोई संबंध दिया है, वो कह रहा है A, B संबंधित है, R मतलब रिलेटेड है C, D से। और कैसा रिलेटेड है, ऐसा रिलेटेड है कि AD इक्वल टू BC है। ये क्वेश्चन में दिया है। ये कैसे निकाला है, फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड का फर्स्ट से, इस तरीके से कुछ इसने बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ये एक तुल्यता संबंध ही हमें बताना है। तो तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें 3 चीजें चेक करनी पड़ती है। क्या क्या, पहला है सिमेट्री, सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा में क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और तीसरा में क्या चेक करना होता है, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर वो सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ और ट्रांजिटिव हुआ तभी हम बोल पाएंगे वो इक्विवेलेंस है, यानी वो संबंध कैसा है, तुल्यता है। सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कोई ए कॉमा मान लीजिए बी एलिमेंट है, वो रिलेटेड है खुद से ए कॉमा बी से। अगर ऐसा संभव है तभी हम क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। तो ये करके देखिए, इसमें हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। ये ए बी इक्वल टू बी ए संभव है, यस। तो हम क्या कह सकते हैं, ये अतः यह संबंध क्या है, सिमेट्रिक है। अतः यह संबंध सिमेट्रिक है। अब हम उसी तरह रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो मान लीजिए ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो सी कॉमा डी भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए कॉमा बी से, तब जाके हम बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ए डी इक्वल टू होगा बी सी,
दूसरे वाले के अकॉर्डिंग सी बी इक्वल टू होगा डी ए के, और ए डी इक्वल टू बी सी, और सी बी इक्वल टू डी ए। ये दोनों करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि देखिए ना, ए डी है, ये भी तो ए डी ही लिखा है, ए डी इक्वल टू बी सी ही लिखा है, ये भी देखा जाए तो ए डी इक्वल टू बी सी ही लिखा है, यानी क्या है, अतः यह संबंध रिफ्लेक्सिव है। अब चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तीसरा चेक पॉइंट है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मान लीजिए ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो यहां से संबंध क्या निकल के आएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। चलिए मान लीजिए सी कॉमा डी रिलेटेड है पी कॉमा क्यू से, तो यहां से संबंध क्या निकल के आएगा, सी क्यू इक्वल टू डी पी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी पी क्यू से रिलेटेड है। हमने अगर मान लीजिए ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, तो हमें प्रूफ करना है ये इससे रिलेटेड है। ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए क्यू इक्वल टू बी पी। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि ए बी रिलेटेड है पी क्यू से। अगर हम ये प्रूफ कर पाए तभी हम ये बोल पाएंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास मान लीजिए ये दो ही चीजें दी हुई है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 मान लीजिए, और हमें प्रूफ क्या करना है, हैव टू प्रूफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू पी कॉमा क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए क्यू इक्वल टू बी पी, ये प्रूफ करना है। ए के साथ क्यू चाहिए, इक्वेशन 1 से डी की वैल्यू उठा के रख देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दिया ए डी इक्वल टू बी सी, तो यहां से मान लीजिए हम सी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये होगा ए डी डिवाइड बाई बी। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम सी की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है, सी क्यू इक्वल टू डी पी। सी की वैल्यू रखना चाहता हूं ए डी डिवाइड बाई बी इंटू क्यू इक्वल टू डी पी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू बी पी। ए क्यू इक्वल टू बीपी निकल के आ गया। इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू पी कॉमा क्यू, तभी तो हम ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा रिलेटेड तो ए के साथ क्यू का और बी के साथ पी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये आ जाएगा। अतः यह तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो यह तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का लास्ट। इसमें कह रहा है कि दो रेखा दिया हुआ है, रेखाओं r इक्वल टू इतना तथा इतना के मध्य न्यूनतम दूरी बताइए। तो मान लीजिए r1 है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। r2 इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। हम पहले वाले को कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है a1, ये लिखा हुआ है b1, ये लिखा हुआ है a2 और ये लिखा हुआ है b2। इस तरह के मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूं। r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, ये रेखा का समीकरण बताया था वेक्टर फॉर्म में। ये उसी तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, दो जो वेक्टर दिया है b1 एंड b2, ये क्या है, समांतर हैं। जब ये दो रेखाएं समांतर हों और किसी बिंदु से a1 और a2 से होकर जाती हूं, तब उनके बीच का मध्यम, जो बीच का जो दूरी निकालते हैं, वो दूरी का सूत्र होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 का मॉड डिवाइड बाई मॉड ऑफ b। अगर ये पैरेलल नहीं होता, यानी b1 और b2 सेम नहीं होता, तो d का सूत्र होता है b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 का मॉड डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2। लेकिन फिलहाल ये नहीं होगा। फिलहाल के लिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो वेक्टर है वो समांतर है, तो अगर वो समांतर है तो इसका सूत्र ये होता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें एक चीज निकालना पड़ेगा, वो क्या है, a2 माइनस a1। a2 में से a1 घटाना है, तो यानी i में से i घटा दीजिए तो हो जाएगा 2i, 3i में से i घट जाएगा 2i, उसी तरह 3j में से 2j घट जाएगा तो हो जाएगा j, और उसी तरह 5k में से 4 माइनस 5k एंड प्लस 4k घटाएंगे तो प्लस 4k तो हो जाएगा माइनस k। b की वैल्यू होगी 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो हमें मॉड b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मॉड b की वैल्यू को वैसे भी जरूरत पड़ने वाली है इक्वेशन में, फार्मूला में। तो मॉड b इक्वल टू होगा i का गुणांक का स्क्वायर 4, j का गुणांक का स्क्वायर 9 और k का गुणांक का स्क्वायर 36, सब जोड़ के आ जाएगा 49, दैट इज इक्वल टू 7। अब चलिए जरा हम a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं b1 के b के साथ।
तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं आई जे एंड के, उसके बाद से पहले वाले में से आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, और उसके बाद दूसरे बी वेक्टर में से आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। इसको मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करेंगे। आई वेक्टर पहले वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में हमें ओपन करना पड़ेगा, इस वाले के रेस्पेक्ट में ओपन करना पड़ेगा। तो आई देन ये हो जाएगा -6 + 3 माइनस जे, ये हो जाएगा 12 + 2 एंड प्लस के कैप दैट इज इक्वल टू 6 + 2। तो यहां से निकल के आएगा -3i -14j + 8k। किसकी वैल्यू निकल के आ रही है? A2 - A1 के क्रॉस प्रोडक्ट की। इसके मॉड की वैल्यू की भी जरूरत पड़ रही है हमको इक्वेशन में। इसका मॉड होगा आई का गुणांक 3 का स्क्वायर 9, जे का गुणांक -14 का स्क्वायर करेंगे 196 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 293। जो फॉर्मूला था D इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस इन बिटवीन दिस टू इक्वल टू A2 - A1 के क्रॉस प्रोडक्ट विद B का मॉड डिवाइड बाई मॉड ऑफ B। तो सबका वैल्यू निकाल चुके हैं। ऊपर आएगा 293 डिवाइड बाई मॉड B की वैल्यू आई थी 7। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी। अब चलिए चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में कोई एक खंड करना है। मैं यहाँ दोनों करूंगा और ये दोनों आव्यूह से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है -x + 3y - 2z = 3x। अब क्वेश्चन उतारते वक्त बड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि मैं अक्सर क्वेश्चन उतारते वक्त ही गलती करता था। -2x + y + z = -4। अब हमें कह रहे हैं आव्यूह विधि से इसको हल करना है। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम इसको आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। तो आव्यूह के रूप में कैसे लिखते हैं? x का गुणांक पहले में कितना है? -1, दूसरे में कितना है? 3, तीसरे में कितना है? -2। उसी तरह y का गुणांक दूसरे में पहले में कितना है? 3, 2 एंड 1। z का गुणांक -2, 3 एंड 1। ये एक मैट्रिक्स निकल गया। अब दूसरा में लिख सकते हैं हम x y z, इस तरीके से लिखते हैं इक्वल टू, और इक्वल टू के जो साइड में है वो एक साथ लिख देंगे 3, 5 -4। ये एक मैट्रिक्स का रूप बन गया। इसको हम बोलते हैं A, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे B। तो ये किस फॉर्म में बन गया है? ये बन गया है AX = B। इसी को हम ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको कर सकते हैं A इनवर्स B। A को उधर भेज दिया तो A इनवर्स B हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब x y z, इसी का मान तो निकालना है। b पहले से ही पता है 3, 5 -4। a इनवर्स निकालना है बस। तो a इनवर्स निकालने के लिए a का हेल्प लेना पड़ेगा और a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/mod a एडजॉइंट ऑफ a। तो हम सबसे पहले a का मॉड निकालना पड़ेगा। तो चलिए मॉड निकालते हैं a का। मॉड a इक्वल टू होगा, पहले वाले रो से हम ओपन कर सकते हैं इसको। तो अगर हम पहले वाले रो से ओपन कर रहे हैं तो हो जाएगा -1 × 2 - 3 -3 × 3 + 6 एंड -2 × 3 + 4। देन मॉड a विल बी इक्वल टू 2 - 3 -1 और -1 -1 हो जाएगा 1। 6 3 9 और 9 3 27, 4 3 7 दूना 14। तो यहाँ पे मॉड a निकल के आ रहा है 1 - 7 4 11 1 2 1 3 1 4 41। सो मॉड a इक्वल टू -40। चलिए यहाँ से मॉड a निकल गया। अब हमें एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट a क्या होता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या था? एडजॉइंट a होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें सारा एलिमेंट निकालना पड़ेगा। C11 का, C12 का, C13 का, C21 का, C22 का, C23 का, C31 का, C32 का एंड C33 का। ये निकालने के लिए हमें वेक्टर a का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम वेक्टर a को पहले लिख लेते हैं। तो C11 निकालना है। C11 कहां से निकलेगा? इस वेक्टर a से निकलेगा। इस वाले एलिमेंट के रो को और कॉलम को हटाने से जो दिखेगा 2 3 1 1, देन ये होगा 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1। इसी तरह C12 निकालना है। C12 कहां से निकलेगा? दूसरे एलिमेंट से निकलेगा। इसका कॉलम हटा देंगे, इसका रो हटा देंगे। 3 3 - 2 1, ये होगा 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। C13 इक्वल टू, वो यहां से निकलेगा। इसका कॉलम हटाओ, इसका रो हटाओ, तो ये दिखेगा 3 2 - 2 1। 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। C21 C22 एंड C23 सबकी वैल्यू हम मैट्रिक्स में लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो C21 यहां से निकलेगा, तो ये निकलेगा 3 - 2 1 1। नाउ 2 2 यहां से निकलेगा, इसका रो कॉलम का -1 -2 -2 1।
एंड 2 3 यहाँ से निकलेगा, इसका रो और कॉलम गायब करो तो -1 3 -2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -4 दैट इज इक्वल टू -5। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 एंड +6 दैट इज इक्वल टू 5। अब चलिए 3 1 3 2 एंड 3 3 तीन और वैल्यू निकालनी है। C31 इसके रो कॉलम को हटाने से निकलेगा 3 -2 2 3। उसी तरह 3 2 ये वाले रो कॉलम को हटाने से निकलेगा -1 -2 3 3। और इस वाले रो कॉलम को हटाने से लास्ट वाला निकलेगा -1 3 3 एंड 2। ये होगा 9 + 4 13। ये होगा -3 + 2 -1। और ये होगा -2 -9 -11। ये होगा -3 और +6 से निकल के आएगा 3। अब चलिए जो हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स निकल के आएगा वो सबका मान रख लेते हैं। जरा चिन्ह के साथ रखते हैं हम इसको। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फाइनल जो सी निकल के आएगा हो जाएगा -1 -9 7 -5 -5 -5 13 -3 -11। एडजॉइंट ऑफ ए होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर इतना है तो इसका ट्रांसपोज होगा -1 -9 7 -5 -5 -5 13 -3 -11। सो अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें करना था ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी था। तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों रख के मल्टीप्लाई करना था। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी निकल के आई है कितनी, इसमें हम मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। मॉड ए की वैल्यू आई है -40, तो 1/-40। और एडजॉइंट -1 -5 13 -9 -5 -3 7 -5 -11। और बी की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन से ही, 3 5 एंड -4। और x के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, x y एंड z। चलिए हम जरा मल्टीप्लाई करते हैं x y एंड z, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ का, और ये -1/40 ऐसे ही रहते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 -25 -52 -27 -25 +12 21 -25 +44। ऊपर वाला हो जाएगा ये -1/40 वैसे ही रहेगा। ऊपर हो जाएगा सब जोड़ के आ रहा है 80 माइनस का, इसमें सब जोड़ के आ रहा है प्लस का ये 25 50 या माइनस का 40, और लास्ट वाला आ रहा है 40। तो x y एंड z इक्वल टू हो जाएगा, अब ये देखिएगा -1/40 से सब में भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 1 -1। और हम इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी 1 और z की वैल्यू आएगी -1, जो हमारा फाइनल आंसर है। चलिए सेवेंथ का बी पे चलते हैं। इसमें कह रहा है आबयू इतना दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इक्वल टू दिया है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब देखिए आपको निकालना है ए इनवर्स। सो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालते हैं मॉड ए इक्वल टू, फर्स्ट रो के कंपेयर में इसको ओपन करते हैं, 3 -0 -0 -1 5 -0 6 -5, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 1। मॉड ए की वैल्यू कितनी निकल के आई 1। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो को फैक्टर मैट्रिक्स होता है C इक्वल टू C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C33 C2 C33। अब हमें C11 निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डन। C11 होगा 1013 3 -0 दैट इज 3। C12 होगा 5003 15 -0 ये हो जाएगा 15। C13 होगा
5101 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5 C21 होगा 0 माइनस 1 1 3 0 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 C22 होगा 2 माइनस 1 0 3 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6 C23 होगा 2001 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 C31 होगा 0 माइनस 1 0 0 1 0 0 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 C32 होगा 2 माइनस 1 5 0 0 माइनस माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 एंड C33 होगा 2051 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। चलिए सारे एलिमेंट को हम C में रख लेते हैं, चिन्ह के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एडजॉइंट ऑफ ए होगा C का ट्रांसपोज रो का कॉलम, कॉलम का रो 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2 ए इनवर्स इक्वल टू होगा 1 बाई मॉड ए 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 और मॉड ए की वैल्यू 1 है तो यही जो निकला है ज्वाइंट यही इसका इनवर्स हो जाएगा 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। इस क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा फाइनल आंसर। आठवीं का क करते हैं। क में दो पार्ट में दिया है क्वेश्चन। पहला कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बाई 2 tan x डिवाइड बाई अंडर रूट में tan x प्लस रूट का cot x। अभी देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, 4 नंबर में 3 नंबर में इसलिए पूछा है इसको। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये क्यों छोटा है? क्योंकि आप इसमें प्रॉपर्टी लगाते ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करना था, माना ये आई है, ओके। अब आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि 0 टू ए जा रहा हो और एफ एक्स लिखा हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये पांचवी प्रॉपर्टी थी। तो चूंकि ये होता है तो हम इसके हिसाब से आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब हम tan x के जगह पे क्या लिख सकते हैं पाई बटा 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई सेम नीचे tan x के जगह पे पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में cot x के जगह पे पाई बटा 2 माइनस एक्स। देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ऊपर हो जाएगा cot x, क्योंकि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cot थीटा, उसी तरह x की जगह थीटा की जगह x है प्लस cot का हो जाता है tan। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप ऐसा कर सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा 2i हो जाएगा, राइट साइड में 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा और ऊपर का हर चूंकि हर बराबर है तो अंश आपस में वैसे ही जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डिवाइड बाई हर दोनों का बराबर है तो हो जाएगा कॉट एक्स प्लस रूट में टेन एक्स। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। देन i इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2। देन i इक्वल टू होगा 1 बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा i इक्वल टू होगा पाई बाई 4। ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए आठवें का क का सेकंड है। इसमें आपको प्रूफ करना है क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसमें हमें सिद्ध करना है। तो मान लीजिए ये क्या है i है, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी देखी होगी क्या, वही वाली प्रॉपर्टी अभी जो बताया 0 टू पाई बाई 4 या 0 टू ए, मान लीजिए 0 टू ए कभी दिया हो और एफ एक्स लिखा हो
तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a करेंगे और f की जगह पे a माइनस एक्स लिख देंगे। ये कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 5 से 4 एंड 5 यही वाली थी प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग i की वैल्यू हो जाएगी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज लगते हैं, तो प्रॉपर्टीज मैंने वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, पिछला वीडियो, उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया है, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन और पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, अब ये tan a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b dx। फॉर्मूला जो मैं यूज किया हूँ वो कौन सा यूज किया हूँ, वो मैं यूज किया हूँ tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे ये a के बराबर है और ये b, मैंने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करने से देखना आप क्या सिंपल हो गया है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग वैसे ही रहेगा 1 प्लस, अब ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x से tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 dx। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग, अब ये एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा 1 प्लस tan x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x dx। tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा ऊपर में, देन i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ये देखिए क्या होगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x dx। ओके, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, तो इसको लिख लॉग ए बाई बी है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी 1 प्लस tan x सब dx। मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे यूज किया है log m बटा, अगर n लिखा हो तो हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो ये ऊपर वाला m माना हमने और नीचे वाला n माना, तो log m बाई n लिखा था, तो हमने क्या किया log m माइनस log n। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, पहले का इंटीग्रेशन अलग से कर लेता हूँ log 2 माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसको इंटीग्रेट करने वाले थे और यही दोबारा आ गया, तो इसके जगह पाई रख, क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा ऊपर, हम किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इसी को तो इंटीग्रेट कर रहे थे 1 प्लस tan x 0 टू पाई बाई 4, 1 प्लस tan x लॉग में 0 टू पाई बाई 4, जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे वही घूम के आ गया, तो हम उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, पाई बाई 4 log 2 dx माइनस उसकी जगह पाई लिख दिया, आई लेफ्ट में आके आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और ये log 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट ही है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 1 dx, सो ये i इक्वल टू हो जाएगा log 2, और इसका इंटीग्रेशन किसका होगा, कितना होगा 1 का x, और लिमिट कहाँ होगा 0 टू पाई बाई 4, देन i इक्वल टू 2i इक्वल टू एक्चुअली 2i इक्वल टू log 2, और अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 4, लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 8, दो यहाँ भाग में आके नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमें आई की वैल्यू इतना निकालनी थी, हमने उतना निकाल दिया, सिद्ध कर दिया। ओके, चलिए 8वें का सेकंड पार्ट है, कह रहा है इंटीग्रेट कीजिए 0 टू पाई तक किसको, x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx को। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, सेम हमें x को हटाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको i, हम प्रॉपर्टी वही वाली लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, हम जानते हैं 0 टू a एफ एक्स इक्वल टू होता है 0 टू ए माइनस एक्स dx। उस प्रॉपर्टी के अनुसार i इक्वल टू होगा 0 टू पाई, x के जगह पे हम कितना रख रहे हैं पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई
1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ओके, dx आई इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर हो जाएगा तो उतना ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट साइड में जुड़ के 2i हो जाएगा, राइट साइड में 0 टू पाई बाई 4, हर बराबर है दोनों का 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो अंश ऊपर वाले में x साइन एक्स था, x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स dx, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे हम साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया ऊपर, नीचे वैसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, x से x कैंसिल हो गया, हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे वो आएगा i इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा, नीचे का 2 चला, इधर का लेफ्ट का 2 उधर चला जाएगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4, सॉरी 0 टू पाई था, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम काम करते हैं, माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो अगर दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स dx इक्वल टू डी टी। लिमिट जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू होगी 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। ओके, जब x की वैल्यू हम पाई रखेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी -1, देन i इक्वल टू पाई बाई 2, यहां से मैं कर रहा हूं, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा और अपर लिमिट -1 हो जाएगा, और साइन एक्स dx को हम dt लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस t को t स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी i इक्वल टू पाई बाई 2, और इसको ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स t का, अपर लिमिट और माइनस लिमिट रख, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, देन i इक्वल टू पाई बाई 2 tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, i इक्वल टू पाई बाई 2 tan इनवर्स -1, इसका मान होता है माइनस पाई बाई 4, और दूसरे का होता है पाई बाई 4 tan इनवर्स 1, देन i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू -2 पाई बाई 4, देन i इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब एक माइनस हमने यहाँ पे गड़बड़ किया, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो हमें यहाँ पे माइनस डी टी लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास एक माइनस एक्स्ट्रा पहले से ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये लास्ट में प्लस आएगा, तो i इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज द फाइनल आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ का जो क है वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, चलिए फिर से हम दोबारा कर लेते हैं। वहां पे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद से आप देखिएगा, क्योंकि ये पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, उधर आके प्लस हो जाएगा, वो माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। चलिए आई एफ इक्वल टू होगा क्या, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पी बोल देते हैं और इसको क्यू बोल देते हैं, तो पी के जगह पे होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू होगा ई के पावर tan इनवर्स वाई, और इसका हल क्या होता है, हल होता है x इंटू आई एफ कितना है, e के पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू ई के पावर, आई एफ का मतलब tan इनवर्स y इंटू क्यू के जगह पे होगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर
डी वाई। अब हम tan इनवर्स y को मान रहा हूं t, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो इस वाले में x इंटू ई के पावर tan इनवर्स y, और राइट साइड में हम e के पावर t लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स y को t मान लिए हैं, तो tan इनवर्स y की जगह पे t रख दिया, इंटू t ऊपर वाले को, और नीचे वाला 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, डी टी। अब आपको इलेट मेथड पता है, इलेट मेथड में इसको सेकंड मानते हैं और इसको फर्स्ट मानते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग x इंटू ई के पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रहने देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज ई के पावर टी डी टी। एक बार और इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के पावर टी एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई, एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू, अब हम टी के जगह पर रख दे रहे हैं tan इनवर्स वाई ई के पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई के पावर tan इनवर्स वाई। अब हम चाहें तो e के पावर tan इनवर्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई, ओके यहाँ पे प्लस सी भी रहेगा, tan इनवर्स वाई ई के पावर tan इनवर्स वाई से पहले में कैंसिल हो जाएगा, माइनस दूसरे में भी कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस tan इनवर्स, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 9 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसको भी क्वेश्चन को दो पार्ट में दिया है। पहले में कह रहा है cos ऑफ y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई है, और तथा cos अल्फा इज नॉट इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1, तो सिद्ध करना है हमें डी वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही रहेगा cos ए प्लस वाई, और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई। डी वाई वाले को लेफ्ट साइड लेकर आता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स सबको उधर भेज दिया, नीचे बट्टा में चला जाएगा, कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos a प्लस वाई डिवाइड बाई। अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन में दिया था cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वहां से निकल के आएगी cos y डिवाइड बाई cos a प्लस वाई, और ये साइन यहीं पर रहेगा, साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई। तो मैंने क्या किया है, x के जगह पे ये रखा है। क्यों है रख पाऊं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था क्या, cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू निकालने के लिए x को यहीं रहने देंगे और इसको नीचे भेज दिया, तो cos y डिवाइड बाई हो जाएगा cos a प्लस वाई। तो इसी x को मैंने उठा के यहाँ पे इस x के जगह पे यहाँ रख दिया, देन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब नीचे हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर वाला वैसे ही है cos a प्लस वाई डिवाइड बाई, अब एलसीएम लेंगे तो ये cos y एंड साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई cos a प्लस वाई हो जाएगा, और इन सबका बट्टा हो जाएगा cos a प्लस वाई। यहाँ पे कुछ नहीं था तो बट्टा में एक था, मैंने एलसीएम ले लिया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये नीचे का ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई, और नीचे देखिए जरा, साइन a इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये साइन का फॉर्मूला है, साइन किसका, ए माइनस बी का, माइनस बी। तो मैंने इसको माना है ए, इसको बोला हूं बी, इसको बोला हूं ए एंड इसको बोला हूं बी। तो जरा ध्यान देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, इसको माना था ए, इसको माना था बी। ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे लिख देंगे हम इसको। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो हमें प्रूफ करना था। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं है बट इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। सो 9वें का ख का दूसरा दिया है y इक्वल टू साइन एक्स के पावर tan x। आपको बताया था जब भी कभी वेरिएबल के पावर वेरिएबल आए तो आपको क्या लेना पड़ता है, लॉग। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा लॉग y इक्वल टू tan x लॉग साइन x। चलिए दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, हम क्योंकि dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको बोल दीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल देते हैं सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा, या इसको और डिटेल में लिखना चाहते तो लिख देता हूं, मैं बार बार डिटेल में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, फिर भी लिखते हैं। चलिए मान लीजिए पहला फंक्शन वैसे ही रहेगा tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ये फॉर्मूला होता है, किस फॉर्मूले पे किया हूं, ये किया हूं डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2। तो हम लिखते हैं फंक्शन 1 को रहने देते हैं, फंक्शन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फंक्शन 2 को रहने देते हैं, फंक्शन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसीलिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan x। अब ये डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, प्लस लॉग साइन एक्स इंटू tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए इसको tan को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटा cos x, और ये है cos x बटा साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स। साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर लॉग साइन एक्स। देन डी वाई बाई डी एक्स का ही मान हमें निकालना था, y के जगह पे हम रख सकते हैं जितना हमें क्वेश्चन में दिया था, y के जगह पे कितना दिया था, साइन x के पावर tan x 1 प्लस सेक स्क्वायर लॉग साइन x, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो मैंने ये दूसरा सेट जो है 2024 का सेकंड सेट कंप्लीट कर दिया, और आपको सारा सेट समझ में आया होगा। पहला सेट भी आपने देखा हो, दूसरा सेट भी देखा है। मेरे हिसाब से जो जितना मैंने क्वेश्चन कराया इसमें और इसमें, मुझे लग रहा था कि 80% क्वेश्चन सेम थे या कॉन्सेप्ट वाइज सेम थे। आप दोनों क्वेश्चन पेपर को बार बार देखिएगा, करिएगा, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले उतना ही ईजी लगेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लगभग 70% कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो डुप्लीकेट थे, और मैंने इस पेपर को थोड़ा जल्दी में सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि पिछले पेपर को मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया था, तो ये पेपर आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके स्लो करके भी समझ सकते हैं। थैंक यू।